आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब अगर आप चैप्टर प्रिपेयर नहीं कर रहे हो बट अगर आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लेते हो तो काफी हद तक आपका ये चैप्टर उसी से ही प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहले 3 क्वेश्चन है हमारे पास वो है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेन कॉजेज बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय द ब्रिटिश रूल। यानी कि यहां पर वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वो 2 मेन कारण कौन से हैं जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया हमारे इंडिया के अंदर। तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं तो 4 चीजें हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ी थी कि 4 चीजें आती हैं इसमें। एक तो उन्होंने हमारे यहाँ पर रोड्स को डेवलप किया, दूसरा रेलवेज का इंट्रोडक्शन उन्हीं के थ्रू हुआ था, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने ही डेवलप करने की कोशिश करी, और कम्युनिकेशन के अंदर भी टेलीग्राफ और पोस्टल कम्युनिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, बट मैं वो कहना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमें एक्सप्लेन करना है। ये दोनों जो हमारे पास सोर्स हैं ये इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे, ये उनके लिए इतने ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं रहे। जो उनके लिए मेन बेनिफिशियरी रहे थे वो थे रोड्स और रेलवेज। जब उन्होंने रोड्स को डेवलप किया तो रोड्स को डेवलप करने के पीछे उनका मोटिव ये था कि जो भी रॉ मटेरियल उनको चाहिए होता है वो रॉ मटेरियल इजीली उनकी ब्रिटेन में पहुंच जाए, ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के पास, ताकि वहां से फिनिश गुड्स बनकर वापस इंडियन मार्केट में आ सके। पहला रीजन। ठीक है, बट रोड्स भी उनके लिए बहुत ज्यादा कामयाबी वाली चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि रोड्स ना थोड़ी सी कच्चा रोड्स थी। नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे रोड से सामान को ट्रांसफर करना बड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, जब कच्चा रोड होगी तो वो जैसे भाई बाढ़ आ गई है तो बाढ़ आ गई है तो उस टाइम पे क्या करोगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन चल पाएगा क्या? नहीं। तो रोड तो इसलिए उन्होंने डेवलप करी ताकि रॉ मटेरियल फटाफट ब्रिटेन इंडस्ट्रीज के अंदर जा सके और वहां से फिनिश गुड्स बन सके। मेन असली काम किया हमारी रेलवेज ने, क्योंकि रेलवे से क्या हुआ, जो ये दूर का डिस्टेंस था, भाई पास में थोड़ी था ब्रिटेन, दूर था ना। अब इतना बड़ा डिस्टेंस रोड के थ्रू कवर करना भी थोड़ा सा मुश्किल था, बहुत समय लग रहा था। तो ताकि डिस्टेंस कम हो जाए, टाइम कम लगे और सामान जल्द से जल्द यहां से वहां पहुंच सके, यानी कि रॉ मटेरियल वहां चला जाए और वहां से फिनिश गुड्स यहां पर आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने 1850 के अंदर रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, समझ आ गया पहला रीजन। अब मैं आपको बुक से भी एक इसका पूरा एक्सप्लेनेशन रीड कर देती हूँ एक बार। The roads that were built primarily served the purpose for mobilizing the army within the India and drawing out the raw material from the countryside to the nearest railway station or the port to send these to far away England or other lucrative foreign destination। उन्होंने बोला कि रोड्स को हम उन्होंने इसलिए डेवलप किया था क्योंकि एक तो अपनी आर्मी को मूव कराना था, रॉ मटेरियल उन्हें इंडिया से ब्रिटेन पहुंचाना था, ताकि वो क्या कर सके, ये जो बहुत बड़ा डिस्टेंस था ये कवर अप किया जा सके। The British introduced the railways to foster the commercialization of Indian agriculture, which were adversely affected the self-sufficiencies of the village economies in India। उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया 1850 में, सबसे पहली बार वहां पे इंट्रोड्यूस हुई थी, उसकी वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ उसके लिए बेनिफिशियल रहा। मतलब उन्होंने क्या किया था, इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन किया, लेकिन इससे इंडियन एग्रीकल्चर की जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो अफेक्ट हुई थी। ठीक है, दोनों रीजन पता चल गए। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन तो फिर भी आपको डायरेक्ट सा लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा, Despite being the main occupation of about 85% of the country's population during the British rule, agriculture sector continued to experience stagnation। कि लगभग 85% पॉपुलेशन इंडिया की लगी हुई थी एग्रीकल्चर में, पर उसके बाद भी इंडियन एग्रीकल्चर क्या फेस कर रहा था, स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का मतलब होता है जहां पर हम काम तो कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ हो भी रही है, लेकिन रुकी हुई ग्रोथ है, बहुत धीरे धीरे रुक गई है, थम गई है। एक पॉइंट पे आके जब चीजें रुक जाती है ना, वो होता है स्टेग्नेशन। ठीक है, तो स्टेगनेंट हो गई है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सीधा सा आंसर लिखना है यहाँ पे आपको, रीजंस फॉर स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन
एग्रीकल्चर, जिसके 4 पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जिसके अंदर वो रेंट कलेक्ट करते थे। दूसरा रीजन क्या था? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या हुआ था कि उन लोगों को कहा गया कि शिफ्ट करो फ्रॉम द फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, कि फूड क्रॉप्स को ग्रो करना बंद कर दो, कैश क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू करो फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द मार्केट। ठीक है। उसके बाद तीसरा यहां पर निकल कर आया स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो हमारा इंडियन फार्मर था उसके पास पैसों की कमी थी, वो खुद भी बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता था अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए, कि वो नहीं खरीद के लेकर आ सकता था अच्छी वेराइटीज के सीड्स या फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह। ठीक है। फोर्थ रीजन यहाँ पर था हमारे पास लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसी कोई अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनके पास अवेलेबल नहीं थी, ना ही इनको मॉडर्न सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर पता था, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी का लेवल था वो कैसा रहा? लो। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? ये क्वेश्चन निकल कर आया है, हमारा टॉपिक था फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड के अंदर 3 पॉइंट थे, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड और ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ के अंदर उन्होंने हमारे इंडिया की वेल्थ को 3 तरीके से बहाया था। कैसे बहाया था? सबसे पहले बहाया था अपने ऑफिस एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने अपने ऑफिस सेटअप कर रहे थे और उस ऑफिस का खर्चा हमारी वेल्थ से पूरा करते थे। दूसरा, अगर कभी कोई वॉर वगैरह हो रही है या जो भी वो चीजें वॉर के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो अपने वॉर एक्सपेंसेस भी हमारे यहाँ से ही लेते थे। तीसरा, वो किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? भाई उन्हें जो भी इनविजिबल ट्रेड करना होता था, यानी कि जो भी उन्हें सर्विसेज चाहिए होती थी, तो उस सर्विसेज के लिए भी पैसा हमारे यहाँ से ही जाता था। ठीक है। तो ये 3 तरीके से इंडियन वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें अब है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली एनी 2 सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था प्री इंडिपेंडेंस में, वो उसके फीचर्स बताने कि कैसा था वो। तो यहाँ पे पूछे 2 है, लेकिन फिर भी मैं आपको 3 बता देती हूँ। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का बोलबाला था हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। बहुत सारे लोग, यानी कि वही 85% जनता जो थी हमारी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी। उसके अलावा बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे रीजनल वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे। रीजनल वेरिएशन इन द सेंस ऑफ कि हमारे यहाँ पर जैसे जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री थी, जूट इंडस्ट्रीज थी, तो वो कुछ कुछ एरियाज तक ही रिलेटेड थी, कुछ कुछ रीजन्स तक ही रिलेटेड थी। अब अगर वो कुछ कुछ रीजन्स तक ही रिलेटेड है तो डेवलपमेंट भी कहाँ हो रहा होगा? उन्हीं एरियाज का हो रहा होगा। जैसे कि अगर मैं कॉटन टेक्सटाइल्स की बात करूं तो वो महाराष्ट्र गुजरात के एरियाज में सिचुएटेड थी। जो जूट की इंडस्ट्री थी, जूट मिल्स थी, वो कहां सिचुएटेड थी? बंगाल में। तो कुछ कुछ रीजन्स का ही यहाँ पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा था। उसके अलावा जो डेवलपमेंट था ना, वो अनबैलेंस्ड ग्रोथ के साथ था। मतलब एक सेक्टर आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एक सेक्टर में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस तरीके के वेरिएशन हमें वहां पे देखने को मिल रहे थे। तो इस आंसर को थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इन डिटेल की क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट यही था कि प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर था। तो उसके अंदर मेन जो लाइन है वो ये कि अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो यहाँ पर गांव वगैरह में रहती थी, तो उनके लिए जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था बेसिकली वो एग्रीकल्चर ही था। तो इससे सारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। सेकेंड इज रीजनल वेरिएशन। तो यहाँ पर मैंने आपको बात बताई कि जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में थी, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात। जूट मिल्स जो थी were dominated by the foreigners, were mainly concentrated in Bengal। ठीक है, वो ज्यादातर कहां पे देखने को मिल रही थी? बंगाल में। अनबैलेंस्ड ग्रोथ की मैं बात करूं तो यहाँ पर जितने भी सेक्टर्स थे वो इक्वली ग्रो नहीं हो रहे थे। सेकेंड हाफ जो थी हमारी 19th सेंचुरी की, उसके अंदर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो बढ़ी, लेकिन उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो बहुत ज्यादा स्लो था। ठीक है। उसके बाद कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही थी। जीडीपी का ग्रोथ बहुत स्लो था, कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा था। सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट नील के बराबर था। तो इस तरीके से जो ग्रोथ थी वो अनबैलेंस थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है,
state the two-fold motive for the systematic destabilization of indigenous Indian industries in the British era. यानी कि ब्रिटिशर्स के वो कौन से दो मोटिव थे जिसकी वजह से उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्रीज हमने सेटअप की हुई थी अपनी हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्रीज, उन्होंने उसको खराब कर दिया, उन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज को बिल्कुल तबाह कर दिया था। तो उसके पीछे उनके दो मोटिव यही थे कि वो हमें बनाना चाहते थे एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और हमें वो बनाना चाहते थे इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब हमारे यहां से सामान ले जाकर अपनी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के अंदर उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमारी ही इंडियन मार्केट्स में आकर उसको बेचना चाहते थे। तो ये दो उनके मेन मोटिव थे। नेक्स्ट, हाँ, राइट एनी 3 पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। 3 कंट्रीब्यूशन उनके जो उन्होंने अच्छा काम किया हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहला तो कंट्रीब्यूशन अगर मैं कहूंगी तो कमर्शलाइजेशन ऑफ, देखो कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां पर हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करके गलत किया, बट वहीं पे ये चीज अच्छी भी थी कि हमारी इकोनॉमी को उन्होंने एक मनी मार्केट में कन्वर्ट किया। उन्होंने इस चीज को समझाया कि किस तरीके से मार्केट में हम बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी बेचकर एक फार्मर पैसे कमा सकता है। ये चीज उन्हें, मतलब ये चीज हमारे इंडियन फार्मर्स को उन्होंने ही सिखाई थी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्होंने जो रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया, जो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज था, ये भी उन्हीं की वजह से हुआ, उन्होंने डेवलपमेंट किया। उसके अलावा हमारे यहाँ की रोड्स की जो हालात थी, जो उसकी कंडीशन थी, उसको भी उन्होंने ही हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी इंप्रूव किया वो उन्होंने ही इंप्रूव किया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए। ठीक है, और भी कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, वो भी आप लिख सकते हो। What are the main features of Indian economy at the eve of independence? यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसी थी? तो उसके अंदर सबसे पहले आप ये कहोगे स्टेगनेंट थी, की हुई थी, थमी हुई थी। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी एक डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी की तरह निकल कर आ रही थी, डेप्रिशिएट घिस गई थी, है ना। उसके बाद तीसरा, हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉलोनियल रूल के अंदर जब चल रही थी ना, तो आप ये कह सकते हो कि हम यहाँ पर किसी के अंडर थे, लोगों का डोमिनेंस था हमारे ऊपर। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, critically appraise some of the shortfalls of industrial policy pursued by the British colonial administration। बेसिकली यहां पर वो पूछना चाह रहे हैं पुअर कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन खराब कैसे हुई ब्रिटिशर्स के रूल में। तो सबसे पहले तो हुआ था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और इसी की वजह से हमें देखने को मिले एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के। मतलब उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हुए, क्या प्रभाव पड़ा था भाई? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था हमारे यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, उसके बाद लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया फिर एग्रीकल्चर में फिर से, तो एग्रीकल्चर पे बर्डन और बढ़ने लग गया था। हमारे यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वो थी ही नहीं कुछ खास, और कुछ ये कम इंडस्ट्री सेटअप हुई भी थी तो उनकी ब्लीक ग्रोथ थी। किस तरीके से ब्लीक ग्रोथ? मतलब जैसे कॉटन, जूट, आयरन, स्टील, ये इंडस्ट्री सेटअप हुई भी थी बट कुछ ही थी ये, और कुछ कुछ एरियाज में थी। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं, पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 4 नंबर से ज्यादा आया है, 3 से 4 नंबर। ठीक है।